हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग करेंगे सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट जो विषय है, और वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सिविक्स, राजनीतिक विज्ञान। और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही आते, क्योंकि ये विषय है तो क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं छाट करके लाया हूँ, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग गर्दा उड़ाए हुए हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ बार बार कि भाई साहब आप सब्जेक्टिव फोकस करो। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो आपको मैटर, रियल मैटर क्या है, रियल बातें क्या, वो आपको जानकारी होती है। उसके साथ साथ हर एक लाइन में, हर एक क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन में कई ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है। इसलिए अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो तो पूरी बातें नॉलेज मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव भी पता चल जाएगा। तो हम क्यों ना सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करें। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम आप ही के लिए है। और चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक में करना। और यहाँ देखो, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो, यूज करते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे आप मुझे फॉलो कर लेना। ओके, चलिए सबसे पहला सवाल बहुत ही गजब का सवाल है कि रंग भेद क्या है। देखिए, रंग भेद के बारे में आपको भी बहुत कुछ पता होगा, लेकिन यहाँ पे जब सवाल लिखने की बारी आता है तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रंग भेद होता है क्या है, रंग भेद क्या है जी, इसके बारे में जानते हैं। रंग भेद क्या है? देखिए, रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गौरव लोगों, मतलब गोरों को गौरव बोला गया। गौरव लोगों की सरकार ने, या गौरव बोल सकते हैं, बहुसंख्यक वाले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, समझते हैं इसका मतलब। रंग भेद, रंग मतलब होता है कलर, है ना। अब देखिए हमारे बॉडी का दक्षिण अफ्रीका में, है ना, देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं आपको पता ही है, काले काले होते हैं जी। तो दक्षिण अफ्रीका में लोग काले काले होते हैं। तो वहां जो अंग्रेजों ने जो कब्जा किया, जिस समय भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों का कब्जा था। तो वहां एक नीति लगा दिया। देखो, अब दक्षिण भारत में ढेर सारा आबादी दक्षिण भारतीय लोग हैं, अफ्रीकी लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका लोग, अफ्रीकी लोग हैं, दक्षिण अफ्रीकी लोग हैं। और वहां पे अंग्रेज चला गया शासन करने के लिए। तो उतनी सारी आबादी, उतनी सारी जनसंख्या पे ये छोटा सा अंग्रेज लोग गया और कानून बना दिया, रंग भेद नीति। मतलब ये है कि अगर हम जहां पे हैं, गोरे लोग जहां पे, वहां पे अफ्रीकी लोग नहीं रहेगा, यानी कि काले काले लोग मेरे साथ नहीं रहेगा। यहां तक कि ट्रेन में भी ये सब रूल नियम, बहुत जगह रूल नियम ला दिया था कि यहां पे जब ये सीट गोरों का है, काले लोग यहां पे नहीं यूज कर सकते। ये ट्रेन, इस बोगी में सिर्फ गोरे लोग ही जाएंगे, इस बोगी में काले लोग नहीं जाएंगे। तो इसके आधार पे आपने गांधी जी के बारे में भी सुना होगा, है ना। गांधी जी एक बार जा रहे थे, उनको भी धक्का मार के गिरा दिया, बोला यार काले लोग कैसे घुस गया गोरे लोगों के पास साथ में, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहानी सुना होगा। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार, मतलब अंग्रेजों की सरकार ने, जो बहुसंख्यक वाले लोग थे, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में लोग ज्यादा थे, है ना, और उस पर एक कानून बना दिया था। विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, मतलब कानून बनाया था, और उसी कानून को बोला गया रंग भेद नीति। अब अगर आपके एग्जाम में आता है सवाल कि रंग भेद नीति क्या है, तो नहीं बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा सर कि रंग भेद नीति एक चमड़ी के रंग के जैसे, इसका रंग भेद नीति का तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि चमड़ी के रंग के आधार पर एक नया कानून बनाना। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों ने, यानी कि गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका लोगों पर एक कानून बना दिया था, है ना। वहां पे जितने सारे बहुसंख्यक लोग थे, बहुसंख्यक मतलब लोग तो ज्यादा थे वहां, है ना, और ये थोड़ा कम ही लोग थे, लेकिन कम लोग कर होकर बहुत ज्यादा लोगों पे कानून चला रहे थे। तो उस पर एक कानून ला दिया, और वही जो है रंग भेद की नीति अपना दिया। तो इसको आप और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि इस कानून के अंतर्गत क्या क्या था, कि बहुत जगह सरकारी चीजें, या तो बहुत जगह स्थल के पास गोरे लोग और रंग भेद एक जगह नहीं खा सकते थे, या नहीं रह सकते थे, या एक साथ नहीं चल सकते थे, एक साथ बहुत सामानों का यूज नहीं कर सकते थे, या आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश का है, नोट डाउन कर लेना। चलो आगे देखते हैं जी, आगे देख क्या बोलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ भी आ गया। ये देखिए, समवर्ती सूची क्या है, ये देख लीजिए। समवर्ती सूची क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको हम समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, समवर्ती सूची क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए निर्मित 3 सूचियों में एक ऐसी सूची है जिसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, समझाता हूं मैं। परंतु विरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून ही प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने विषय है इसमें? 52 विषय इसमें आते हैं। जैसे इसमें देखिए, आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली। अब समझिए मतलब क्या होता है सब। देखिए, भारत में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया ना, वो 3 आधार पे किया गया है। कितने आधार पे? 3 आधार पे। तो पहले तो एक तो हमारा समवर्ती सूची आ गया, एक है संघ सूची। क्या है? संघ सूची।
एक है राज्य सूची, क्या है, एक है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सिर्फ केंद्र का ही अधिकार होता है, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसी का अधिकार होता है, सिर्फ उसको वही कानून बना सकता है, उसके बीच जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? जो मतलब जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ जो है कौन कर सकता है, किसके अधिकार में, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और जो राज्य कुछ सूचियां ऐसी है, जो राज्य सूची के अंतर्गत कुछ ऐसा विषय है जो केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना, पैर में टांग नहीं अड़ा सकती है कि तुम ये कानून क्यों बना रहे हो, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत जो जो विषय आएगा वो राज्य अपना खुद से करेगा। जैसे कि स्कूल बनाना, अब राज्य का अधिकार है कि स्कूल बना दिया, तो सरकार, सेंट्रल सरकार इसको नहीं बोलेगी यार तुमने क्या यहाँ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, दबाव नहीं, राज्य खुद अपना तय करेगी, ठीक है ना। अब ये दोनों, तो देखो संघ सूची में केवल केंद्र के अंतर्गत आता है, राज्य सूची में केवल राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन समवर्ती सूची क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में हुआ है और उनमें से एक सूची क्या, समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिस पर जो अधिकार केंद्र का भी है और राज्य का भी है, दोनों मिलकर कानून बना सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई कानून बनाया और राज्य बोला नहीं हम ये कानून नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, वो ऐसा विषय है जिसको दोनों मिलकर बना रहा, ठीक है ना। जैसे शिक्षा, मान लेते शिक्षा यहाँ पे है, या विवाह तलाक का मैटर आ गया, तो शिक्षा में कुछ नया शिक्षा नीति लाना है, सपोज नई शिक्षा नीति लाना है सरकार को, तो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर राज्य बोलेगा भाई हम इसको बहिष्कार करते हैं, इसमें कुछ तब्दील आना चाहिए, बहस होता है, अगर दोनों में बहस होता है तो बोला गया अगर दोनों में बहस विरोध अगर होता है तो केंद्रीय कानून ही प्रभावी होता है, केंद्र की बात को ही माना जाएगा। तो भाई काहे को दिया फिर राज्य को क्या, जब तकरार हो ही जाएगी, प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, दोनों में बहस हो जाएगी, अब इधर के इधर हो नैया पलटना है भाई, तो फिर तो वही चला जा रहा ना, फिर तो केंद्र के पास चला जा रहा, तो फिर ऐसे सोचिए मतलब क्या है, फिर भी दिया गया है। इसमें टोटल कितना 52, पहले 47 था, फिर बाद में ऐड किया 52, अभी वर्तमान में 52 है, पहले 47 था। आप चाहो तो लिख सकते हैं शुरू में 47 था, वर्तमान में 52 विषय है। जैसे कि आपराधिक कानून पर, कोई आपराधिक कानून किया उस पर प्रक्रिया चलाना, दोनों काम है ना, दोनों कर सकते हैं। सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, विवाह तलाक हो, श्रम कल्याण हो, बिजली, तो ये सब क्या है, समवर्ती सूची है। अच्छा, संघ सूची का एग्जांपल आप बता सकते हैं, संघ सूची के जैसे कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के काम आता है, सेंट्रल, जैसे हाईवे बनाना, हाईवे वगैरह है ना, सड़क होता है ना हाईवे, वो सेंट्रल के भी काम में आता है। जैसे बड़ा बड़ा हाईवे जो होता है वो, ठीक है ना। जैसे कि और भी ले लेना, जैसे कि आप बैंक ले ले, तो बैंक का ये राज्य का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। और भी ले ले, जैसे कि आप स्कूल, नहीं स्कूल तो शिक्षा में, बैंक हो जाएगा सेंट्रल के पास। आप रेल देख लीजिए, तो रेल क्या है, सेंट्रल के पास है। तो ये समझिए समवर्ती सूची, समझ गए, यानी कि दोनों, जिस पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों मिलकर कानून बना सकता है। उस सूची के अंतर्गत जितने विषय हैं उन सभी विषय पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक परिस्थिति में दोनों अगर तकरार होती है, बहस होती है, तो जो है केंद्र का ही बात को माना जाएगा। ओके, इसमें टोटल 52 सूची है, जैसे कि अपराध यहाँ पे पता चल गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इंग्लिश वाले बच्चे जो है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे इसके अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिखा, अच्छा मैं बता दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ये आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, और जिन्होंने पीडीएफ पे किया उसका पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, देखिए दल बदल कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल कानून। आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ना बाबू कि दल बदल कानून प्रक्रिया किस पर लागू होती है, सांसद और विधायक पे। तो ये दल बदल लागू क्यों किया गया, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। जब कोई प्रतिनिधि किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को त्याग कर किसी दूसरे दल में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो इसे दल बदल कहा जाता है। दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1985-2003 में संविधान संशोधन किया गया, बदला गया, दल बदल कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई सदस्य सांसद या विधायक दल बदल करता है तो वह सदन का सदस्य खो देता है, अब वो रहेगा ही नहीं सांसद। समझो, देखो दल बदल मतलब एक पार्टी से दूसरा पार्टी में चला जाना। जैसे कोई बीजेपी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, सारे जनता ने बीजेपी वाला को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोठा बोला हम बीजेपी से जीत गया, सारे जनता ने उसको समझ के वोट दे दिया, वो बेचारा किसी कारण से अब चला गया कहाँ, अब चला गया कांग्रेस में, चला गया सपोर्टेड कांग्रेस में चला गया। तो ये पार्टी का हुआ, बदल गया, ये दल का हो गया, बदल गया। तो पहले जब कानून नहीं बना था तो पैसा से बिक जाता था, है ना, पैसा से बिक जाता था, आया चला गया, कभी जिसकी पार्टी में जाना था उसके
अपने मर्जी से चला गया, है ना, क्योंकि उस समय उसको नुकसान नहीं होता था। तो राजीव गांधी की सरकार उस समय 1950 की राजीव गांधी की सरकार के टाइम में उन्होंने सोचा नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा भाई साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नियम बनाया कि अगर कोई पार्टी सदस्य छोड़ के जाएगा तो उसका सदस्य ही खत्म कर देगा, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं आयोग करार देगा, वो अब रहेगा नहीं, जाइए घर में बैठे, वो आम नागरिक हो जाएगा, नेता नहीं रहेगा। फिर वो जो सांसद या विधायक है वो अब विधायक का पद खत्म, अब नेता वो नहीं रहेगा, एक आम नागरिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बोला गया। अब देखो जब कोई विशेष दल से चुनाव लड़ता है, चुनाव जीता है, और जीतने के बाद क्या करता है, अब पार्टी को त्याग देता है, ठीक है ना, और उसको बोलते दल बदल। तो इसको देखते हुए जो है ना 1985-2003 में संविधान में संशोधन किया गया, कानून बनाया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, यदि कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो संसद या तो सदन का सदस्य होने के अयोग्य होता है। मतलब अब सदन के जो विधानसभा लोकसभा जो है उसके सदन का जो सदस्य नहीं रहेगा, समझ आया। तो अब बोलेंगे सर अभी भी तो ऐसा होता है, देखिए होता है, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे कि अगर इसमें कानून बनाया गया कि एक तिहाई 70%, अगर 70% पार्टी का 70% आदमी जो है विधायक चला जाएगा दूसरा पार्टी में तो उस पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। लेकिन पार्टी का 70% से कम, जैसे कि मानते किसी पार्टी में 3 गो हैं, किसी पार्टी में 3 सदस्य, ठीक है, किसी पार्टी में 3 गो विधायक जीता, ठीक है। अब 3 गो विधायक, जैसे अभी चुनाव देख लो बिहार में, देख लो यार, जैसे IMI है ना, असदुद्दीन ओवैसी वाला बिहार में चार उनका नेता था, 4 या 5 नेता था, तो 4 गो या 3 गो उठ के चला गया किसमें, RJD में आ गया, है ना, क्या बोलते हैं लालटेन छाप में आ गया, तो 70% तो ज्यादा हो गया ना। 70% कितना होता है, तो दुगना ज्यादा हो जाएगा, मतलब 70% हो जाएगा। तो आप देखो जब 70% चला जाएगा उसमें तो उस पर कोई कानून ही नहीं लगेगा, दल बदल कानून नहीं लगेगा। और अगर एक हो जाता तो उस पर दल बदल कानून लग जाता और फिर वो सदस्यता से बाहर हो जाता, ठीक है ना। तो यही दल बदल कानून है, मतलब अगर कोई ये इसलिए बनाया कि आप देखो डर से कोई जाएगा नहीं, एक ठो चुटपुटिया करे, चुटपुटाएगा नहीं यार, एक ठो चल जाते हैं इधर। पहले से होता था हमको नहीं चाहिए, मतलब इधर चल गया, हमको ये मछली मंत्री तो मुर्गी मंत्री तो मुर्गा मंत्री है ना, जल मंत्री बिजली मंत्री जो बनना था लालच में चल जाता था। अब एक कोई नहीं जाएगा, अब जाएगा तो देख लेगा 70% है तब जाएंगे, क्योंकि पार्टी का तो अपना तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमको फायदा ही फायदा होगा। तो ऐसा होता है, ठीक है ना, और अभी भी देखने को मिलता है। तो ये कानून सही है, लेकिन हमको लगता है कि ये जो 70% का इसको पूरे 100% कर देना चाहिए कि पूरा पार्टी जाएगा तभी होगा, नहीं तो फिर जहां गया पूरा पार्टी में से एक ठो भी नहीं गया और चला गया, मान ली कि 100 आदमी है, उसमें से 99 विधायक चला गया तो सबको खत्म कर दो, मतलब दल सदस्यता का ही खत्म कर दो। तो मेरे ख्याल से पूरा होना चाहिए। तो खैर आगे देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को कहते हैं। क्यों भाई, देखते हैं। राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल करता क्या है, तो राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल नहीं रहे तो लोकतंत्र की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल में जो नेता रहेगा, जो व्यक्ति रहेंगे, वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, एक नया चेहरा बनेगा, नेता बनेगा, और वो नेता खड़ा उम्मीदवार होगा। चुनाव में अगर जीत लेगा तो सरकार का निर्माण करेगा, एक नया सरकार बनेगा, ठीक है। ये जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। अब देखो वो जो सरकार जीतती है तो जो नेता जो बनता है वो जनता को बताती है हाँ ये सही ये गलत है, मतलब पॉलिटिकल उसको क्या करता है, ट्रेन करता है। साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना भी करके उचित मार्ग प्रदर्शन करते हैं। जैसे देखिए बिहार में अभी नीतीश चाचा, जैसे माने कि कांग्रेस अब बीजेपी में देख लेते हैं, तो अभी कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, मतलब है कौन, बीजेपी है। तो विरोधी दल बोला गया, अगर तो कांग्रेस वाला भी तो राजनीतिक दल ही है ना, उसका भी तो राजनीतिक दल है और बीजेपी का भी राजनीतिक दल है। तो बोला गया सत्ताधारी दल के विपक्ष रहने वाली पार्टियां, जैसे सत्ताधारी दल मतलब जो बीजेपी पार्टी है और उसके खिलाफ कौन है, कांग्रेस है। तो अब कांग्रेस खोजेगा बीजेपी क्या नहीं कर रहा, ये सड़क नहीं बनवा रहा, ये शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा, ये नौकरियां नहीं दे रहा, तो जो विपक्षी दल होगा उसको याद दिलाता रहेगा। तो मतलब ये जो जीती हुई पार्टी उसके लिए फायदा मंद है, यार हमको याद दिला दे रहा, अपने ऑटोमेटिक याद दिला रहा, हाँ ये करना चाहिए, मुझे बता रहा ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो मतलब बोला क्या, सीधी आलोचना, नीति की आलोचना करता है और उचित मार्ग प्रदान करता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना, ये गलत काम हो रहा है, ये सरकार गलत काम कर रही है, उसको तो ये करना चाहिए, उसको तो गरीबों को गेहूं चावल बांटना चाहिए, राशन बांटना चाहिए। ऐसे बोलते कि नहीं, विपक्षी दल बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, लेकिन खुद जब बन जाता है तो फिर वो खुद भूल जाते हैं। होता
होता है कि नहीं, ऐसे वो होता है। आपके देखिए मुखिया का चुनाव होता है तो एक एक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 को मुखिया उठ जाता है ना। अब कोई जीत गया तब जो हारा हुआ है वो बोला ये गलत कर, नाली नहीं बनवा रहा तो सड़क नहीं बनवा रहा, तो गरीब को राशन कार्ड नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं सुधर रहा, पैन कार्ड खराब होया हुआ, किसी का वोटर आई डी कार्ड नहीं बन रहा, और तो आलोचना कर रहा। लेकिन जो जीता उसको एक रास्ता प्रदान कर, हाँ ये सही बोल रहा, चलो बनवाते हैं। लेकिन वही काम जब उस पर लागू होता तो भी वही भूल जाते लोग, वही करते हैं। तो इसे बोलते हैं लोकतंत्र। अब अगर सोचो अगर यही नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा, पार्टियां ही नहीं रहेगी तो फिर बिजली विभाग का जो मंत्री है या तो कोई भी है जो भी हमारे काम के लिए रोजगार हो चाहे जो भी हो वो काम कौन करेगी, पार्टियां की मदद से ही काम होती है। इसलिए बोलता है कि राजनीतिक दल होना जरूरी, लोकतंत्र का प्राण। अगर राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में रहेगा कौन, है ना। लोकतंत्र का प्राण ही खत्म हो जाए, नेता ही नहीं रहेगा तो फिर कानून कौन बनाएगा, देश का कानून कौन बनाएगा। क्योंकि देश का कानून ही तो राजनीतिक दल ही तो बनाता है ना। जो नेता जीत के जाता है संविधान में, विधानसभा में, लोकसभा में, वहां कानून बनता है, कानून बन के फॉलो किया, लागू किया जाता है। तो ये कानून कौन बनाता है, जो राजनीतिक दल का जो नेता चुना जाता है, जो जीत हासिल करती है वो कानून बनाती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र का प्राण। चलिए इंग्लिश वाला इसको नोट डाउन कर सकते हो, ऐसे मैं बता दूंगा इसको मिलने का पता। यह है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा सवाल है जी। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। देखिए लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है, वह अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, चुनती है, हाँ हमको ये चाहिए, हमको ये नेता चाहिए, ये अच्छा नेता चाहिए, है ना। सरकार जनता की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जो सरकार जो जीत जाती है ना, जैसे मान लीजिए बीजेपी, लोगों ने बीजेपी को जिता दिया, तो अब बीजेपी पार्टी जो है जनता के उत्तरदायी है। अगर जनता का काम नहीं करता, जनता उस पर आलोचना करेगी कि आपने ये वादा किया, पूरा नहीं किया, है ना। उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की सबसे अच्छी अगर डिफिनेशन देखा जाए तो अब्राहम लिंकन, आप तो पता है अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र उनके अनुसार क्या है, लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया परिभाषा है। तो समझ में आए लोकतंत्र क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप समझते क्या है। देखिए लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, जनता का शासन। अब लोकतंत्र में करता क्या, लोकतंत्र में जनता स्वयं खुद से शासन कार्य में भाग लेता है कि नहीं। जैसे हमारे घर में मुखिया का चुनाव हुआ या गांव में, तो अब लोग उसे पार्टिसिपेट कर रहा, भाई सब इसको जिताएंगे, तो ये शासन हो रहा, ये राजनीतिक हो रहा, इसको जिताओ, इसको हराओ, इसको जिताओ, ये राजनीतिक हो रहा, ठीक है ना। अब वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, मेरा नेता कौन होना चाहिए, ये मेरा नेता होना चाहिए, है ना। आपकी क्या बोलते हैं, आपकी सरकार कैसी हो सरकार जनता की प्रतिनिधि सभा के उत्तरदायी होता है। अब जो सरकार बनेगा वो जनता के प्रति जिम्मेदार होगा, जनता के हर काम को मानेगा, हर बात को मानेगा, उसके हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार लोकतंत्र की सबसे अच्छा डिफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए ही बना है और जनता की ही लोकतंत्र है, और जनता क्या है, जनता द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो यही आपको बताना है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो बातों को समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूं, बाकी आप तो लिखने में तो माहिर हैं, अपना अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लेते हैं जी। चलो आखिरी सवाल यह है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। भाई साहब सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है। सूचना का अधिकार आपने पढ़ा है कि सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किया गया था। तो लोकतंत्र को क्यों सेव करता है, लोकतंत्र को रखवाला क्यों माना जाता है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र का रखवाला बन चुका है। कैसे भाई, इससे प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल गया है कि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून अधिनियम पारित हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जनता जो है ना, जो पब्लिक है, जो नागरिक है, उसको एक अधिकार मिल गया, एक कानून मिल गया कि सरकार कर क्या रही है ना। ये बिजली बिल पास हुआ, सपोज डेट कोई पास हुआ, वैसे रोड बनाने का रास्ता पास हुआ, तो इसमें कितना पैसा लगा, सरकार को हक, जनता को हक है कि पूछे कितना पैसा लगा, किधर से हो सकता, कितना दिन तक काम होगा, कितना, ये जनता का अधिकार है। लेकिन आजकल कोई पूछता है कहाँ, डर से नहीं पूछता है ना। तो बोलता क्या, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करें, उससे संबंध किसी भी अभिलेख की मांग करें। कोई डॉक्यूमेंट मांग कर सकता है कि दिखाइए हमको डॉक्यूमेंट कितना पास हुआ यहाँ पे, है ना। सरकारी अधिकारी के लिए मांग की गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानूनन उत्तरदायित्व बन गया है। सरकारी अधिकारी के लिए मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना उसका कानून अधिकार बन गया है।
सूचना का अधिकार एक कानूनन अधिकार है। इससे गोपनीयता की जगह प्रशासन में पारदर्शिता आ गई। अब इससे एक फायदा हुआ कि अब कोई चुपचाप से कुछ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ है ना, एग्जाम हुआ, सपोज डेट एग्जाम्पल बताए, आपने कोई बीपीएससी का एग्जाम दिया सपोज डेट, और अंदर अंदर सेटिंग कर लिया है ना, पता चला कि ये सेटिंग हो गया भाई, आपका नंबर पीछे आ गया, तो आपका कितना नंबर आया दिखा नहीं रहा, नहीं दिखाया कितना नंबर आया। तो आप चाहे तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसके अधिकार पे आप उसको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि मैंने जो कॉपी लिखा मुझे दिखाइए, मेरा अधिकार है, हम देखेंगे कॉपी, मेरा कॉपी कैसे चेक हुआ, मेरा क्यों नंबर नहीं मिला, ठीक है ना। इस तरह से अगर गांव में सड़क बनने का या गांव में नाला बनने का कोई आया तो आप जो है ना, जो आपके मुखिया है, जो वार्ड है, उससे आप डिमांड कर सकते हैं कि हमको दिखाइए कितना आया है। यू कैन डिमांड। तो ये कब करोगे, जब आप पढ़ोगे तब तो करोगे, जब पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं करोगे, जानकारी हासिल करना पड़ेगा इसके अधिकार। अब गोपनीयता की जब पारदर्शिता आ गया, प्रशासन भी एकदम देख गया भाई साहब अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे खिलाफ काम हो जाएगा, इसलिए जनता पारदर्शिता साफ शफाफ एकदम। अब पदाधिकारी सतर्क हो गया, पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के लिए बाध्य हो गए, अब एकदम साफ सुथरा काम होगा भाई, है ना। तो यही हुआ, यही मतलब हम जनता जो अधिकार जनता को दिया गया, जैसे कि हम कोई भी है, कुछ भी हो रहा है ना, तो अब मेरे खिलाफ कुछ काम हो रहा है या हमको लग रहा है ये काम सही नहीं हो रहा है ना, हमने किया तो उल्टा काम हो रहा, अनुचित हो गया, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं इसके अनुसार, है ना। कानून अधिकार जो है 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम से अनुसार हम जो है उस पर रिएक्शन कर सकते हैं, हम सरकार से पूछ सकते हैं कि मैंने जो दिया था वो कहाँ गया अभी तक, है ना, कुछ नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, तो यू कैन आस्क। तो यही था सूचना का अधिकार अधिनियम। मेरे ख्याल से आप इसको एक दो बार पढ़ोगे, सवाल समझ में आ रहा है नॉर्मल से। मेरे को लगता है कि मैं जैसे समझा रहा हूँ ना, अगर आप ना दीवार के सामने खड़े हो जाओ, चाहे दीवार के सामने कोई नहीं हो, समझ लो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग के सामने कैमरा खड़ी हुई है, आपको तो मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, कैमरा खड़ी हुई है, अब मैं कैमरा को समझा रहा हूँ, तुम्हारे पास कैमरा है ना, तो दीवार तो है ना, दीवार को समझाओ, इस तरह से बोर्ड पे लिख लो, और नहीं तो कॉपी रख लो हाथ में, ऐसे हाथ में एक कॉपी रख लो ऐसे हाथ में, है ना, और पढ़ो और समझाओ उसको, समझो कि आगे तुम्हें आगे कोई ऑडियंस है, तुम्हारा स्टूडेंट ऐसे समझो। और मैं पक्का बता रहा हूं कि आपको 100% समझ में आएगा, और जो समझ में आपको आएगा ना वो बेस्ट रहेगा, और आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। तो आज के बाद शिकायत नहीं होना चाहिए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत काफी अच्छी हुई होगी, वीडियो भी लंबी हो गई, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगता है। वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे लाइक कमेंट करना, लाइक का बटन दबाना और कमेंट जरूर करना। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।